दोस्तों इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि मेरा फंक्शन y(x) जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसके बाद y(x) के बारे में कुछ बातें पूछ रहा है, तो चलिए पहले y(x) निकालते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाना सा लगता है आपको? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है? ऐसा ना, pxy is equal to qx, where p and q are function of x only। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या है? e टू द पावर इंटीग्रल p dx। p की जगह कौन है हमारा? 12, है ना। तो e टू द पावर 12 dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर 12x। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन पढ़ा होगा, ये होता है ना। इसको लगा देते हैं y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आया 12x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन 12x qx मेरा जो भी राइट हैंड साइड में है ना, फंक्शन ऑफ x। सो cos पाई अपॉन 12x dx, है ना। ये आ गया प्लस अ कांस्टेंट। अब क्या करना है हमें? इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन में अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद किया हो तो इजी होता है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ट्राई करिए कि याद रहे ये वाला फॉर्मूला आपको। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, e टू द पावर ax, है ना, ये आ गया डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो आ गया 12 स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 12 होल स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में क्या है आपका? a cos bx, है ना। तो 12 cos पाई बाय 12x प्लस b क्या है? पाई बाय 12, है ना। पाई बाय 12 साइन bx पाई अपॉन 12x, और एक कांस्टेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब क्या करोगे? नेक्स्ट काम क्या? कांस्टेंट की वैल्यू निकालने चलोगे, है ना। कांस्टेंट कैसे? ये कंडीशन लगा के, है ना। तो लगाइए कंडीशन कांस्टेंट की वैल्यू कि व्हेन x इज 0 माय y इज 0, है ना। तो 0 आ गया यहाँ पे, तो है ना 0, e टू द पावर 0 इज 1 बट y इज 0। अगेन e टू द पावर 0 इज 1 अपॉन, इस पूरी बात को अल्फा लिख लूँ, बार बार इसको लिखना पड़ रहा है ना। इसको अल्फा लिख लेते हैं एक बार को, दिस होल थिंग इज अल्फा। फिर क्या बचा आपका यहाँ पर? 12 cos ऑफ 0 ना, cos ऑफ 0 1 होता है, साइन ऑफ 0 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, है ना, प्लस c। तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू बहुत इजीली क्या आ गई आपके? -12 ओवर अल्फा। ठीक है, तो अब आप सॉल्यूशन लिख लो अपना। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन आया y e टू द पावर 12x इज इक्वल टू e टू द पावर 12x अपॉन अल्फा। ठीक है, अब ये पूरी बात यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, c की वैल्यू क्या आ गई? -12 ओवर अल्फा। अब बताइए आपका y क्या है ना। e टू द पावर -12x से मल्टीप्लाई करें, है ना, 1 बाय अल्फा आ गया। यहाँ पे फिर से ये ब्रैकेट में पूरी चीज आ गई, -12 e टू द पावर -12x, है ना, -12x से मल्टीप्लाई कर रहे हो अपॉन अल्फा। अब चाहो तो अल्फा को पूरा ही कॉमन ले लेते हैं ना, पूरा अल्फा को बाहर निकाल लो, 1 बाय अल्फा, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा है ना, और बाकी लोगों को एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेते हैं हम लोग। अब बताइए, अब y के बारे में जो जो बातें पूछ रही है, y(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई दिख रहा है आपको? ये बताइए ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है? आपको ऑलरेडी पता है ना, साइन और कोसाइन है, दोनों का सम कर रहे हो आप, करेक्ट। तो ये तो ऑसिलेट करता है ना ये फंक्शन, है ना। अगर ऑसिलेट करता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे हुआ? करेक्ट। अगर आप ये सोचते हो कि भाई इसकी वजह से हो सकता है हो गया हो, करेक्ट, तो आप इसको ये कैसा बिहेव करता है बताते हो? e टू द पावर -x फंक्शन है ना, -12x, और ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, ऐसा ऐसा बिहेव करता है। तो देख रहे हो, x की वैल्यू जहाँ बहुत बड़ी लोगी, वहाँ वहाँ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ये, है ना। तो मतलब ये तो ऑसिलेट कर रहा है, तो ना तो ये इंक्रीजिंग हो सकता है ना ये डिक्रीजिंग हो सकता है। पीरियोडिसिटी की बात करो कि भाई ये तो पीरियोडिक था मेरा, है ना, बट इसने क्या किया? इसने मेरा गेम खराब कर दिया, है ना। इसकी वजह से ये पीरियोडिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ट्राई करने चलो कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x, तभी ना आप बोलते हो कि ये टाइम पीरियड t का फंक्शन है, बट ऐसा कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो वो पीरियोडिक भी नहीं हो सकता, है ना। अब एक ऑप्शन बचा, वो सही होना ही चाहिए, बट हम देखते हैं क्यों होना चाहिए। ये बोलता है देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा, है ना, कहता है रियल नंबर बीटा है सच दैट y इज इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट्स द कर्व इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, है ना, बिल्कुल। अभी भी बोला ना, ये ऑसिलेट करेगा और ज़्यादा वैल्यू x के लेंगे हम, तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स आपका फंक्शन लार्ज वैल्यू के लिए कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा।
तो ऑफ कोर्स ये आपको इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे कट करेगा, है ना। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। तो बिना कुछ डेरिवेटिव निकाले अगर आप फंक्शन को एनालाइज करो, उसको ग्राफिकली सोचने की कोशिश करो, तो आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।